नहीं स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी गायत्री का चैप्टर नंबर 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंशाल्लाह हम साथ साथ देखते जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बताते हैं कि हमारे हार्ट के बेसिकली दो सेपरेट पंप्स होते हैं, एक राइट हार्ट और एक लेफ्ट हार्ट, और हर पंप में एक एट्रियम होता है, एक वेंट्रिकल होता है। एट्रियम को हम प्राइमर पंप भी कहते हैं। उसके अलावा स्पेशल मैकेनिज्म होता है जिसकी वजह से हार्ट एक पर्टिकुलर कार्डियक रिदमिसिटी के साथ पंप करता रहता है। फिर आती है फिजियोलॉजी ऑफ कार्डियक मसल। तीन टाइप्स ऑफ कार्डियक मसल होते हैं, एक एट्रियल मसल होते हैं, एक वेंट्रिकुलर मसल होते हैं और एक कंडक्टिव मसल फाइबर होते हैं। जो कंडक्टिव मसल फाइबर होते हैं उनके थ्रू जो पोटेंशियल है वो ट्रेवल बहुत तेजी से करता है, लेकिन उनकी कंट्रैक्शन की एबिलिटी को खास नहीं होती। फिर आते हैं हमारे पास फिजियोलॉजिकल एनाटॉमी ऑफ कार्डियक मसल। कार्डियक मसल को अच्छा एक चीज देखिएगा, कार्डियक मसल फाइबर से मुराद एक सेल नहीं होता, बल्कि कार्डियक मसल फाइबर में कई सेल्स होते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये अगर एक फाइबर है इसमें कई सेल्स हैं जो कि सेपरेटेड है बाय इंटरकैलेटेड डिस्क। जबकि स्केलेटल मसल में मसल फाइबर का मतलब एक मसल सेल होता है, ठीक है। यहाँ पे मसल फाइबर का मतलब मल्टीपल सेल्स हैं जिनके बीच में इंटरकैलेटेड डिस्क हैं, जो इंटरकैलेटेड, और उसके अलावा कार्डियक मसल में स्ट्राइडेड अपीयरेंस भी होगी और इंटरकैलेटेड डिस्क में बहुत सारे गैप जंक्शन होते हैं। बस यही बातें जो यहाँ पे उन्होंने बेसिकली डिस्कस की हुई हैं। ऑल राइट जी, फिर आगे हम आते हैं। हाँ, हार्ट दो सिंसीटियम्स में डिवाइड हुआ है हमारे पास, एक एट्रियल सिंसीटियम और एक वेंट्रिकुलर सिंसीटियम। सिंसीटियम से मतलब यूनिट कह लें। तो एट्रिया में जब कोई पल्स जाती है, इनफैक्ट जब कोई डीपोलराइजेशन जाती है तो पूरे एट्रियल सिंसीटियम में फैल जाती है। इसी तरह वेंट्रिकल में जाती है तो पूरे वेंट्रिकुलर सिंसीटियम में फैल जाती है। इन दोनों सिंसीटियम को सेपरेट किया हुआ है एक फिब्रस टिश्यू ने, ठीक। और इन दोनों सिंसीटियम के बीच में जो कनेक्शन है वो सिर्फ एक एवी बंडल होता है। तो एवी बंडल एट्रिया से वेंट्रिकल तक वो उसको सिग्नल को लेके जाता है। फिर आता है एक्शन पोटेंशियल इन द कार्डियक मसल। रेस्टिंग मोमेंट पोटेंशियल पूछे तो -85 होता है, और जैसे वक्त एक्शन पोटेंशियल की डीपोलराइजेशन हुई होती है उस वक्त +20 तक चला जाता है, यानी 105 मिलीवोल्ट्स का डिफरेंस होता है, और एक्शन पोटेंशियल 0.2 सेकंड के लिए सस्टेन कर रहा होता है। ये चीज भी आसान हो गई। फिर आते हैं प्लेटो की तरफ। कार्डियक मसल के अंदर प्लेटो भी होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें फास्ट सोडियम चैनल्स के अलावा स्लो कैल्शियम चैनल्स भी होते हैं, ठीक है। और कैल्शियम सोडियम चैनल्स का भी उन्होंने यहाँ पर जिक्र किया है, जो एक इंटायरली डिफरेंट टाइप ऑफ चैनल्स हैं। तो ये बहरहाल चैनल्स हमको पता है, इसकी कोई डिटेल प्लेटो क्यों होता है ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। नंबर 1 स्लो कैल्शियम चैनल्स की वजह से, और नंबर 2 पोटेशियम चैनल्स के देर से खुलने की वजह से। तो यहाँ पे उन्होंने ये बताया है कि पोटेशियम चैनल देर से खुलते हैं, इसलिए रिपोलराइजेशन देर से स्टार्ट होती है। अच्छा जी, फिर आते हैं समरी ऑफ फेजेस। ये जो फेजेस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एमसीक्यू में, ये फेजेस पूछे जाते हैं और आसान भी हैं, ठीक है। एमसीक्यू भी आ सकते हैं इसके बारे में। सबसे पहले फेज 0 होता है जिसमें सोडियम चैनल खुलते हैं और ये डीपोलराइजेशन होती है। फिर फेज 1 होता है जिसमें थोड़ी सी रीपोलराइजेशन होती है। ये क्यों हुई है? क्योंकि सोडियम चैनल क्लोज हो गए हैं और पोटेशियम चैनल थोड़े थोड़े से ओपन हुए हैं, ठीक। फिर आपके पास प्लेटो फेज आता है जिसको हम फेज 2 कहते हैं। ये फेज 2 क्यों होती है? क्योंकि स्लो कैल्शियम चैनल्स खुल गए। फिर ये फेज 3 होती है, ये क्यों होती है? इसको हम कहते हैं रिपोलराइजेशन, और ये पोटेशियम चैनल्स के ओपन होने की वजह से होती है। इसमें कैल्शियम चैनल्स क्लोज हो गए और पोटेशियम चैनल ओपन हो गए। और एंड में आती है फेज 4 रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -90 मिलीवोल्ट। चैनल्स का बस आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे सोडियम चैनल खुल रहे हैं, यहाँ पे सोडियम चैनल क्लोज, यहाँ पे कैल्शियम चैनल खुल रहे हैं, यहाँ पे कैल्शियम क्लोज और पोटेशियम ओपन, ठीक है जी। फिर आता है वेलोसिटी ऑफ द सिग्नल। वेलोसिटी ऑफ द सिग्नल हमारे पास पिरकिंजी फाइबर्स के अंदर बहुत ज्यादा होती है, 4 मीटर पर सेकंड, लेकिन बाकी जो सेल्स हैं, जो नॉर्मल मसल फाइबर सेल्स होते हैं जो कि कंट्रैक्शन में रोल प्ले कर रहे होते हैं, उनकी काफी स्लो होती है। फिर आता है जी रिफ्रैक्टरी पीरियड ऑफ द कार्डियक मसल। वो टाइम जिसके दौरान एक और आने वाली इंपल्स कंट्रैक्शन कॉज नहीं करवा सकेगी, उसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड, ठीक है। दो तरह का होता है, रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड। रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड वो होता है जिसमें अगर स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस आए तो इंपल्स प्रोड्यूस हो जाती है, हल्की फुल्की से प्रोड्यूस नहीं होती। और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड वो होता है जिसमें जैसा मर्जी सिग्नल आ जाए स्ट्रॉन्ग नहीं प्रोड्यूस होगी इंपल्स। ऑलरेडी रिफ्रैक्टरी पीरियड, हाँ, एट्रियल मसल का जो रिफ्रैक्टरी पीरियड है वो वेंट्रिकुलर मसल से थोड़ा होता है, यही बात आपको पता होनी चाहिए। फिर आता है एक्साइटेशन कंट्रैक्शन कपलिंग। पोटेंशियल के आने से मसल की कंट्रैक्शन कैसे कॉज हो रही है, इस मैकेनिज्म को कहते हैं एक्साइटेशन कंट्रैक्शन कपलिंग। कार्डियक मसल की ये वाला मैकेनिज्म इज वेरी क्लोज टू स्केलेटल मसल। कार्डियक मसल के अंदर भी टी ट्यूब्यूल्स होती हैं, इसके अंदर भी सार्कोग्राम रेडिकुलम होता है, इसमें भी कैल्शियम रिलीज होगी, वो ट्रोपोनिन पे लगेगी, एक्टिन मायोसिन फिलामेंट्स होते हैं और उनकी स्लाइडिंग होती है, वेरी सिमिलर, ठीक है। लेकिन कुछ डिफरेंसेस भी हैं। डिफरेंसेस क्या है उनको देख लेते हैं। पहली बात तो ये है, कार्डियक मसल के अंदर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अलावा टी ट्यूब्यूल से भी कैल्शियम रिलीज हो रहा होता है, ठीक है। तो सार्कोप्लाज्मिक, अच्छा, दूसरा इसी वजह से जैसे कार्डियक मसल के अंदर जो टी ट्यूब्यूल होती हैं उनका डायमीटर निस्बतन ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू स्केलेटल मसल, और कार्डियक मसल का जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम डेवलप्ड होता है, ठीक है।
अच्छा, फिर एक और बात भी है, यहाँ पे होगा बेसिकली क्या, टी ट्यूब्यूल से कैल्शियम आयंस आएंगे और ये कैल्शियम आयंस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के भी कैल्शियम आयंस को रिलीज करवाएंगे। यहाँ पे रियानोडीन रिसेप्टर चैनल्स पे काम करेंगे और यहाँ से भी रिलीज करवाएंगे। तो बेसिकली एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का कैल्शियम जो है, जो टी ट्यूब्यूल्स के थ्रू आ रहा होता है, इसकी बड़ी सिग्निफिकेंस है कार्डियक मसल में, जबकि स्केलेटल मसल में इसकी सिग्निफिकेंस नहीं थी। और अगर आप हार्ट को किसी ऐसे मीडियम में रखते हैं जहाँ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कैल्शियम ना हो तो हार्ट कॉन्ट्रैक्शन बस खत्म कर देता है। ठीक हो गया। उसके अलावा इसके अंदर ऐसे चैनल्स ये होते हैं आपके पास सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर भी आपके पास मौजूद होती है इसके अंदर। यानी एक तो जब कैल्शियम अंदर आ चुका है तो आप पंप्स के थ्रू भी वापस कर सकते हैं, और दूसरा एक ऐसा एक्सचेंजर मौजूद होता है, एक ऐसा चैनल मौजूद होता है जो कि सोडियम को अंदर लाता है और कैल्शियम को बाहर भेजता है। ठीक है, तो ऐसे चैनल भी कार्डियक मसल में मौजूद होते हैं, स्केलेटल मसल में नहीं होते। फिर आता है ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। सीधी सी बात है, एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट होने के थोड़ी देर बाद कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाती है और एक्शन पोटेंशियल एंड होने के थोड़ी देर बाद ये भी एंड हो जाती है। ठीक है, आगे आते हैं हम कार्डियक साइकिल की तरफ। कार्डियक साइकिल में देखते हैं जी इवेंट्स जो बिगिनिंग ऑफ वन हार्ट बीट से लेके बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट हार्ट बीट तक होते हैं, उन सारों को मिला के हम कहते हैं कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल के अंदर एक रिलैक्सेशन फेज होता है जिसको हम कहते हैं डायस्टोल या डायस्टली, और एक कॉन्ट्रैक्शन फेज होता है जिसको हम कहते हैं सिस्टली। अच्छा, उसके अलावा एट्रिया हमारे पास प्राइमर पंप्स के तौर पे काम कर रहे होते हैं। कार्डियक साइकिल को रेगुलेट कर रहा होता है आपके पास एसए नोड। एसए नोड की लोकेशन देखिएगा, सुपीरियर लेटरल वॉर्ड ऑफ द राइट एट्रियम नियर द ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना कैवा। ठीक है, ये लोकेशन आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद आगे चलते हैं। ऑफ कार्डियक साइकिल रेसिप्रोकल होती है हार्ट रेट के, सिंपल चीज है। हार्ट रेट इंक्रीज करने से ड्यूरेशन कम हो जाती है, इसमें कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं थी। फिर आता है रिलेशनशिप ऑफ ईसीजी एंड कार्डियक साइकिल। सीधी सी बात है, आपके पास क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के बाद वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होती है, पी वेव के फौरन बाद एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होती है, और टी वेव वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के खत्म होने से थोड़ा पहले ही हो जाती है। ठीक है, यह देखते हैं जब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन यहाँ खत्म हो रही है उससे पहले ही आपके पास टी वेव खत्म हो जाती है। ठीक, T wave is repolarization of ventricle, QRS complex is depolarization of ventricle, और P wave is depolarization of atria। ये सिंपल चीज है। अच्छा, ये जो डायग्राम है ना, ये जो वेंट्रिकल का प्रेशर वाला सारा कुछ है, ये वेंट्रिकुलर प्रेशर का जो ग्राफ है, ये पास पेपर में आया हुआ है। वो पूछ लेते हैं कार्डियक साइकिल में उसमें क्या चीजें जारी होती है, तो ये एक दफा प्रैक्टिस कर लेना। ये जो डायग्राम है ये आपको बनानी आनी चाहिए। फिर आ जाता है एट्रिया फंक्शन एज प्राइमरी पंप फ्रॉम वेंट्रिकल। सीधी सी बात है, वेंट्रिकल्स कुछ ना कुछ उनकी खुद फिलिंग हो जाती है और बाकी फिर एट्रिया पंप करके वेंट्रिकल्स को एक्स्ट्रा फिल करते हैं। तो 20% एक्स्ट्रा फिल कर देते हैं, एडिशनली फिल कर देते हैं एट्रिया। एट्रिया काम नहीं भी कर रहा होगा तो हार्ट कुछ ना कुछ काम करता रहेगा, मतलब हार्ट की फंक्शनिंग होती रहेगी, क्योंकि जाहिर बात है वेंट्रिकल्स फिल तो होंगे, अलबत्ता एक्स्ट्रा फिल नहीं हो सकेंगे। प्रेशर चेंजेस, एट्रिया के अंदर 3 वेव्स हैं, ए, सी और वी वेव्स। वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ए वेव, सी वेव और वी वेव की वजह एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। सी वेव होती है वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन में जब वाल्व्स थोड़े से एट्रिया की तरफ जाते हैं, और वी वेव होती है वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के बिल्कुल एंड में जब एट्रिया के अंदर ब्लड काफी सारा वेन से आना शुरू हो जाता है और अभी वाल्व नहीं खुला हुआ होता। फिर आते हैं फंक्शन ऑफ द वेंट्रिकल एज पंप। कार्डियक साइकिल है, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे एसक्यूज भी आ सकते हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया, डायग्राम भी पूछ सकते हैं। उसके अलावा एमसीक्यूज भी इसमें से बहुत सारे बनते हैं। ठीक है, तो ये आपको आना चाहिए। हम आते हैं फंक्शंस ऑफ वेंट्रिकल्स एज अ पंप की तरफ। पहले हम देखते हैं वेंट्रिकल्स की फिलिंग ड्यूरिंग द डायस्टोल। इसको डायस्टोल को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट 1/3 में बहुत तेजी से फिलिंग होती है, तो फर्स्ट 1/3 ऑफ द फिलिंग को हम कहते हैं पीरियड ऑफ रैपिड फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल्स। ठीक है, सेकंड 1/3 जो है उसमें बस थोड़ी बहुत ही फिलिंग होती है, उसको मिडिल थर्ड कहते हैं, और जो लास्ट थर्ड होता है उसके अंदर एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से एक्स्ट्रा 20% ब्लड वेंट्रिकल्स में जाता है। फिर आते हैं आउटफ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम द वेंट्रिकल ड्यूरिंग द सिस्टोल। तो वॉल्यूमिक या आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होती है, यानी वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करना, इनफैक्ट उनमें टेंशन डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है, लेकिन चूंकि वाल्व नहीं खुला होता इसलिए वॉल्यूम कम नहीं होता या ब्लड बाहर नहीं जाता। फिर जैसे ही वाल्व खुलता है तो वेंट्रिकल से ब्लड निकलना शुरू होता है, इसको हम कहते हैं पीरियड ऑफ इजेक्शन। वेंट्रिकल्स में मौजूद तकरीबन 60% ब्लड निकल जाता है। ठीक, ये जो ब्लड निकलता है इसमें से 70% ब्लड फर्स्ट 1/3 में निकल जाता है और बाकी 30% बाकी जो 2/3 टाइम बचा उसमें निकलता है, इसलिए फर्स्ट 1/3 ऑफ इजेक्शन को हम कहते हैं पीरियड ऑफ रैपिड इजेक्शन और बाकी लास्ट 2/3 को हम कहते हैं पीरियड ऑफ स्लो इजेक्शन। फिर आती है, अब हम रिलैक्सेशन की तरफ आते हैं। तो पीरियड ऑफ आइसोवोल्यूमिक रिलैक्सेशन, शुरू में रिलैक्सेशन होती है लेकिन जो कि वाल्व्स बंद होते हैं एवी वाल्व्स, ठीक है, तो आइसोवोल्यूमिक होती है, यानी कि ब्लड आना स्टार्ट नहीं होता। और फिर आपके पास जब वाल्व्स खुल जाएंगे तो फिर वो फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। फिलिंग के 3 फेजेस हमने स्टार्ट में पढ़ लिए थे। फिर आते हैं हम एंड, अच्छा, वॉल्यूम्स की तरफ। जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स किए हुए होते हैं तो एक वेंट्रिकल में 110 to 120 मिलीलीटर ब्लड आता है, इसको हम कहते हैं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। ठीक है, और जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो एक वेंट्रिकल में 40 to 50 मिलीलीटर होता है, इसको हम कहते हैं एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। ठीक, कितना निकल गया, तकरीबन 70 मिलीलीटर निकल गया, इसको हम कहते हैं वॉल्यूम आउटपुट। ठीक है,
टोटल देखा जाए तो ब्लड का जो वेंट्रिकल में जितना ब्लड था उसका ऑलमोस्ट 60% ब्लड निकल गया है, या हम कह सकते हैं कि इजेक्शन फ्रैक्शन है 0.6। फिर आगे आते हैं वैल्व्स। एक एट्रियो वेंट्रिकुलर वैल्व्स होते हैं और दूसरे सेमिलुनर वैल्व्स होते हैं। बहुत सिंपल चीजें हैं, इसकी बताने की जरूरत नहीं है। और वेंट्रिकल के दरमियान में ये होते हैं। राइट साइड पे हमारे पास ट्राइकस्पिड वाल्व होता है, लेफ्ट साइड पे बाइकस्पिड वाल्व होता है, और उनकी ओपनिंग क्लोजिंग हमें पता है। अच्छा, फिर पेपिलरी मसल्स क्या होते हैं? पेपिलरी मसल्स आपको पता है ये इंश्योर करते हैं कि जो वाल्व है उसकी बहुत ज्यादा बल्जिंग ना हो जाए, और पेपिलरी मसल्स एवी वाल्व्स में होते हैं, सेमिलुनर वाल्व्स में नहीं होते। फिर सेमिलुनर वाल्व्स के बारे में देखते हैं। सेमिलुनर वाल्व्स और एवी वाल्व्स में 2-3 डिफरेंसेस हैं। नंबर 1, सेमिलुनर वाल्व्स स्नैप क्लोज होते हैं, बहुत जल्दी क्लोज होते हैं। नंबर 2, इनमें ओपनिंग स्मॉलर ओपनिंग होती है जिस वजह से ब्लड बहुत स्पीड से निकलता है। और नंबर 3, इनमें ये पेपिलरी मसल और कॉर्डेड टेंडन वगैरह नहीं होते, जबकि एवी वाल्व्स में होते हैं। फिर आता है एओर्टिक प्रेशर कर्व। एओर्टिक प्रेशर की बात की जाए तो सीधी सी बात है, जब ब्लड को एओर्टा या के अंदर पंप किया जाएगा या आर्टरी में पंप किया जाता है उस वक्त उनके अंदर प्रेशर इंक्रीज कर जाता है। अलबत्ता एक चीज देखिएगा, इनके अंदर एक इंस्यूरा डेवलप होता है। इंस्यूरा क्या होता है? हम इस कर्व को देखें तो ये आपके पास कर्व है, इसमें देख सकते हैं ये एक नीचे बेंडिंग सी है। ये इस वजह से डेवलप होता है क्योंकि एट द एंड ऑफ द सिस्टोल थोड़ा सा ब्लड जो है वो बैक फ्लो कर जाता है इनटू द वेंट्रिकल्स, इस वजह से इंस्यूरा डेवलप होता है। इंस्यूरा क्यों डेवलप हो रहा है ये आपको पता होना चाहिए, और बाकी चीजें बस आसान है। फिर आता है रिलेशनशिप ऑफ हार्ट साउंड। ये बेसिकली हमें चैप्टर नंबर 23 में पढ़ना है। फर्स्ट हार्ट साउंड, सेकंड हार्ट साउंड, और ये पता होना चाहिए वैल्व की क्लोजिंग की वजह से हार्ट साउंड होती है। बाकी चैप्टर 23 में देख लेंगे। वर्क आउटपुट ऑफ द हार्ट। एक दफा पंप करने में जितना वर्क करता है हार्ट उसको कहते हैं स्ट्रोक वर्क आउटपुट। 1 मिनट में हार्ट जितना वर्क करता है उसको हम कहते हैं मिनट वर्क आउटपुट। वर्क करता क्यों है हार्ट? नंबर 1 इसलिए करता है क्योंकि हमारे पास वेन्स में लो प्रेशर ब्लड आता है और हमने एओर्टा में भेजना होता है जहां पे बहुत हाई प्रेशर है। तो नंबर 1 तो हमारे पास वॉल्यूम प्रेशर वर्क हो गया, और नंबर 2 ब्लड को एक वेलोसिटी से भेजना होता है तो हमें काइनेटिक एनर्जी होता है, ब्लड फ्लो के लिए एनर्जी चाहिए होती है, तो इस वजह से हमें वर्क करना पड़ता है। सिंपल चीजें हैं। ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ वेंट्रिकुलर पंपिंग की तरफ यहाँ पे पहले देखिएगा 2 कर्व्स हैं, एक सिस्टोलिक प्रेशर कर्व और एक डायस्टोलिक प्रेशर कर्व। डायस्टोल के दौरान यानी वेंट्रिकल्स की रिलैक्सेशन के दौरान वॉल्यूम चेंजेस के साथ साथ प्रेशर चेंजेस जो होती हैं वो होती है आपके पास डायस्टोलिक प्रेशर कर्व, और इसी तरह से सिस्टोल के दौरान या कॉन्ट्रैक्शन के दौरान वॉल्यूम कम होता रहता है और जब प्रेशर चेंज होती है उसको हम कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर कर्व। डायस्टोलिक प्रेशर कर्व में देखिएगा जब वॉल्यूम बढ़ रहा था 150 तक वॉल्यूम बढ़ने पे कोई ऐसे प्रेशर में इजाफा नहीं हुआ। जब 150 से ज्यादा वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो गया तो अचानक प्रेशर में इजाफा शुरू हो जाता है। और बहरहाल ये कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ तक ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। यहाँ से आगे जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। पहले तो ये देख लीजिए डायस्टोलिक प्रेशर कर्व और सिस्टोलिक प्रेशर कर्व। ये है अगर हम वेंट्रिकल्स को फुली फिल कर दें और फुली एम्प्टी कर दें, ठीक है। हकीकत में ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकली जो हो रहा होता है वो ये दरमियान में रेड डायग्राम है, इतना फिल होता है और बस इतना खाली हो जाता है। ये जो आपके पास डायग्राम है इसको हम कहते हैं वॉल्यूम प्रेशर डायग्राम। ये मैंने कहा थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें 4 फेजेस हैं। ये फेजेस एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं और इसका एरिया क्या होता है वो हम देखते हैं। सबसे पहले फेज 1 देखिएगा। फेज 1 में आता है पीरियड ऑफ फिलिंग हो रही है इसलिए वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, प्रेशर में खास इजाफा नहीं हो रहा, ठीक है। फिर आता है आइसोवॉल्यूमिक कंट्रैक्शन, हल्की सी कंट्रैक्शन हुई है लेकिन चूंकि वैल्व्स नहीं खुले तो वॉल्यूम सेम है, प्रेशर बहुत बढ़ गया। फिर आ गया पीरियड ऑफ इजेक्शन, ब्लड निकल गया तो ब्लड जब निकलता था वो इजेक्शन हो गई। और फिर आता है आइसोवॉल्यूमिक रिलैक्सेशन हो रही है लेकिन एवी वैल्व्स खुले नहीं है इसलिए वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा और प्रेशर सीधी तरीके से कम होगा। 4 फेजेस का पता चल गया। अच्छा, तो जितना ज्यादा ब्लड पंप हो रहा है इसका एरिया इतना ज्यादा होगा, ये आपको एमसीक्यू के हवाले से पता होना चाहिए। ये एरिया की बात यहाँ पे उन्होंने करी। आज डायग्राम में देख सकते हैं कि हमने देखा कि हमारे पास फेज 1 2 3 4 हमारे पास फेजेस मौजूद है और उन्होंने ये बताया कि कम से कम वॉल्यूम इतना है वेंट्रिकल में, ज्यादा से ज्यादा इतना है, तो ये आपके पास वेंट्रिकल का स्ट्रोक वॉल्यूम आ गया। बाकी सिंपल चीजें थी। फिर आता है कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्री लोड एंड आफ्टर लोड। हार्ट के अंदर ब्लड को डालने के लिए जितनी फोर्स लगानी पड़ती है वो है प्री लोड, और हार्ट को अपने से बाहर निकालने के लिए जो फोर्स लगानी पड़ रही है या इनफैक्ट लेफ्ट वेंट्रिकल को, उसको हम कहते हैं आफ्टर लोड। आफ्टर लोड होता है एओर्टा के अंदर मौजूद प्रेशर की वजह से, और प्री लोड होता है एंड डायस्टोलिक प्रेशर ऑफ द एट्रियम की वजह से। यानी जब हार्ट रिलैक्स होता है उसके अंदर जो प्रेशर है, जहरी बात है ज्यादा प्रेशर होगा तो ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी हार्ट में ब्लड डालने के लिए, कम प्रेशर होगा तो कम फोर्स लगानी पड़ेगी हार्ट में ब्लड डालने के लिए। तो ये होगा प्री लोड एंड आफ्टर लोड। की बात की जाए तो हार्ट भी कंट्रैक्शन के लिए एनर्जी ऑक्सीडेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड वगैरह से ही हासिल करता है, ठीक है। इसलिए जितना ज्यादा ब्लड पंप कर रहा होगा उतनी ही ज्यादा ऑक्सीजन कंजम्पशन होगी। उसके अलावा हम कह सकते हैं कि जितनी ज्यादा टेंशन होती है मसल कार्डियक मसल के अंदर और जितनी ड्यूरेशन के लिए टेंशन रहती है उतनी ज्यादा ऑक्सीजन कंजम्पशन होती है। इसको हम कहते हैं टेंशन टाइम इंडेक्स, ठीक है, जिसमें हम देखते हैं कि टेंशन कितनी है और वो कितनी देर के लिए सस्टेन कर रही है। तो ऑक्सीजन का अच्छा हमें पता चलता है कि हार्ट कितना काम कर रहा है। फिर एफिशिएंसी को देखा जाए तो टोटल इनपुट ऑफ द एनर्जी डिवाइडेड बाय आउटपुट ऑफ द एनर्जी होती है एफिशिएंसी ऑफ कार्डियक कंट्रैक्शन। इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट 20 to 25% होती है हमारे हार्ट के अंदर। आगे आती है रेगुलेशन ऑफ हार्ट पंपिंग। हार्ट पंपिंग 2 तरह से होती है, एक इंट्रिंसिक कार्डियक रेगुलेशन और दूसरा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम।
इंट्रिंसिक कार्डियक रेगुलेशन में हमने देखना है फ्रैंक स्टार्लिंग मैकेनिज्म। फ्रैंक स्टार्लिंग मैकेनिज्म के मुताबिक अगर हार्ट के अंदर ज्यादा ब्लड आएगा तो हार्ट की पंपिंग एबिलिटी भी ज्यादा होती है, यानी हार्ट ज्यादा ब्लड पंप भी कर देता है। किस तरह से? जब ज्यादा ब्लड आता है, नंबर 1 कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा जोर से होती है और नंबर 2 रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी इंक्रीज कर जाता है। ठीक हो गया? ये जो फ्रैंक स्टार्लिंग मैकेनिज्म है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना चाहिए। बहुत सिंपल है, ज्यादा ब्लड आएगा तो ज्यादा ब्लड पंप भी हो जाएगा, इतना सिंपल सी चीज है। ठीक है जी। वेंट्रिकुलर फंक्शनल कर्व जो है वो फ्रैंक स्टार्लिंग मैकेनिज्म को सपोर्ट करती हैं, यानी इनसे भी हमें पता चलता है ये बेसिकली कर्व है क्या। ये दो कर्व्स हैं, इनमें हम देखते हैं जैसे जैसे एट्रियल प्रेशर बढ़ रहा है ना, यानी कि ज्यादा ब्लड आ रहा है, साथ साथ हार्ट के वेंट्रिकल्स भी ज्यादा ब्लड पंप कर रहे हैं। ठीक है, तो ये फ्रैंक स्टार्लिंग मैकेनिज्म का ही दूसरे अल्फाज में बात आ गई कि ज्यादा ब्लड आता है तो ज्यादा ब्लड पंप होता है। फिर आता है एक हमारे पास इंट्रिंसिक सिस्टम था, वो हो गया। फिर आता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम किस तरह से काम करता है। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हार्ट रेट को भी इंक्रीज कर देता है और कॉन्ट्रैक्शंस को भी ज्यादा जोर से करवाना शुरू कर देता है। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हार्ट रेट को भी डिक्रीज करेगा और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को भी डिक्रीज करेगा। ये कई दफा हार्ट रेट को इतना इंक्रीज कर देता है कि अगर बहुत ज्यादा पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन हो या वेगस स्टिमुलेशन हो तो हार्ट थोड़ी देर के लिए रुक भी जाता है। ठीक हो गया? इफेक्ट ऑफ, अच्छा ये जो पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है इनका आप देख सकते हैं कार्डियक वो जो कर्व होती है उस पर भी आता है। अगर सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन है तो आपकी हार्ट बीट ज्यादा हो जाएगी, कार्डियक आउटपुट ज्यादा हो जाएगा, और अगर पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन है तो कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा। बहुत सिंपल बातें हैं। फिर इफेक्ट ऑफ पोटेशियम और कैल्शियम, ये एमसीक्यूज के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, कैल्शियम की कमी हो तो हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन वीक हो जाती है और पोटेशियम ज्यादा हो तो हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन वीक हो जाती है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में एक्स्ट्रा कैल्शियम कम कर देता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में लेस पोटेशियम कम कर देता है आपकी कॉन्ट्रैक्शन को, या मतलब वीकनेस कर देता है कॉन्ट्रैक्शन की। ठीक है, तो ये हाइपोकैल्सीमिया, हाइपरकैल्सीमिया और हाइपोकैलीमिया ये बड़े इस तरह से एमसीक्यू घूम घाम के ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, थोड़ा बहुत टेम्परेचर बढ़ता है तो हार्ट की फंक्शनिंग बेहतर होती है, ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो मसला बन जाएगा। एक्सरसाइज में थोड़ा बहुत बढ़ता है टेम्परेचर, इसलिए हार्ट की फंक्शनिंग बेहतर होती है। इंक्रीज द आर्टियल प्रेशर लोड, आर्टियल प्रेशर का लोड बढ़ाने से कार्डियक आउटपुट कम नहीं होता एक हद तक, सिंपल सी बात है। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आप इस चैनल को पैट्रियन के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।